अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। हमने पहले फर्स्ट 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। उसमें तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। अब हम 5th ब्रांच को डिस्कस करने लगे हैं और वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपको पता चल रहा होगा कि हम इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री यानी स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर ऑन कमर्शियल स्केल। यानी इंडस्ट्री में हम जो केमिकल कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर ऑन कमर्शियल स्केल यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस study about manufacturing of chemical compound on commercial scale। यानी कि जिन केमिकल कंपाउंड्स को हम कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। सॉरी, इधर लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ साइंस, इस जगह पे आएगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हम इनको क्यों तैयार करते हैं, वाई वी प्रिपेयर देम, बिकॉज यूज्ड इन अदर इंडस्ट्री, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए क्या करते हैं हम इनकी प्रिपरेशन करते हैं, इनको तैयार करते हैं। जैसे कि अमोनिया, हमारे पास अमोनिया किस लिए तैयार होता है, क्रॉप्स वगैरह के लिए, क्रॉप्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स की पैदावार के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पर। ठीक है, और इसी तरह देख ले हमारे पास ये जो क्लोरीन है, ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। क्लोरीन यूज्ड इन सैनिटेशन ऑफ वाटर, क्लोरीन को हम वाटर की सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैनिटेशन में यानी हमारे पास सीवरेज के सिस्टम में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। बहुत से मसाइल पैदा होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं, क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होता है, ये माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं और इसकी जो डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है उसको खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है जी, इसमें क्लोरीन इज यूज्ड इन सैनिटेशन ऑफ वाटर, वाटर की सैनिटेशन में यूज होती है, क्योंकि सेवरेज सिस्टम में हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसके बहुत सी मिसाइल पैदा होती हैं। तो वहाँ पे हम क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, वो माइक्रोब्स हमारे किल हो जाते हैं और इस तरह से जो उनकी डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह अमोनिया जो है वो भी हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारे पास यूरिया है, यूरिया हम खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी हो, बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि नाम से श्योर है कि इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ साथ है जी एक और लफ्ज़ है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। देखिए हमारे पास एक एटम है, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, कुछ एटम्स नेचर में ऐसे पाए जाते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर वो अलग हालत में पाए जाए तो वो क्या होते हैं, सेपरेट फॉर्म में, तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। इन रेडिएशंस के एमिट करने की वजह से इनको कहा जाता है कि ये क्या है जी,
रेडियो एक्टिव है और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, अब देखें जी, ये रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन इसका हमें क्या फायदा है? हमें तो कोई इसका फायदा होगा ना, रेडिएशन एमिट करते हैं तो फिर इसलिए हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करें कि ये तो खुद अनस्टेबल है, रेडिएशन भी इमिट कर रहे हैं, लेकिन इनका हमें क्या एडवांटेजेस है, हमें क्या फायदा है? तो इसके एडवांटेजेस में इसके हमारे पास कुछ बेनिफिट एस्पेक्ट्स भी हैं। अब वो बेनिफिट एस्पेक्ट्स कौन से हैं? ये हमारे पास एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास रेडियोथेरेपी है। अब रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं? कैंसर का इलाज करते हैं। ठीक है, इन रेडिएशन में कुछ रेडिएशन रिलीज होती हैं, अल्फा बीटा गामा। कैंसर के इलाज के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर में सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी सेल्स डिवीजन 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 बाय डिवीजन डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, अब उनकी डिवीजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? रेस के जरिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम ये अल्फा पार्टिकल बीटा गामा रेस की क्या करते हैं? बोmbardment उन पे कराते हैं और इस तरह से उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इस तरह नेक्स्ट एक और ट्रीटमेंट में हम हमारे लिए इस्तेमाल है ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इन रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं। इनकी बोmbardment करवाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या करते हैं? उन सेल्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ट्यूमर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी। नेक्स्ट है जी, इसके एस्पेक्ट्स में एक और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में है इलेक्ट्रिक पावर। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो ये उसके भी इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल बात की थी कि रेडियो एक्टिव हाईली अनस्टेबल एटम्स होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। अब हाईली अनस्टेबल कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यूरेनियम की। यूरेनियम की एग्जांपल है, ये क्या है? हमारे पास हाईली अनस्टेबल है, U-235, इसके आइसोटोप्स होते हैं 238। तो ये क्या है? नेचर में हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते रहते हैं? रेडिएशन एमिट करते रहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी ट्यूमर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से शो रहा है कि इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। केमिस्ट्री वो है जिसमें हम माहौल के कंपोनेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, और हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके इफेक्ट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट पे, उस इन दोनों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इधर एक वर्ड यूज हुआ है कंपोनेंट। कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक बायो से जाहिर हो रहा है कि इसमें लिविंग है, और ए बायो में नॉन लिविंग है। अब बायोटिक में लिविंग में हमारे पास बर्ड्स आ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और नॉन लिविंग में हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, टेम्परेचर, लाइट है, प्रेशर है और वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? हमारे पास नॉन लिविंग में। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है? बेसिकली जो बायोटिक है ये डायरेक्टली तौर पर जो डिपेंडेंट है वो एबायोटिक पे हैं। जैसे कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये प्रेशर के अलावा फ्लाई नहीं कर सकते, अगर प्रेशर ना हो तो ये फ्लाई नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है लाइट के बिना अपनी खुराक नहीं पैदा कर सकते। एनिमल्स टेम्परेचर के बिना, लाइट के बिना हम देख नहीं सकते, टेम्परेचर के बिना हम रह नहीं सकते। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। आगे है जी इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। इफेक्ट्स में क्या आ जाता है हमारे पास? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे काज होती है? जो हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, अभी हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जिक्र किया है, तो ये जो हम केमिकल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, लगाते हैं, तो उनसे क्या होता है? जब हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर रिलीज होता है। अब वो कंटामिनेटेड वाटर जब क्या करता है जी? दरियाओं में, नहरों में जाता है, तो वहाँ पे मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वहाँ पे फिशेस होती हैं, इसके अलावा
कुछ माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनको क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को तबाह कर देता है। तो इस तरह से क्या है जी, इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काज कर रहे हैं मेन इफेक्ट। उसके बाद एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन भी इंडस्ट्री से पैदा हो रही है, जैसे कि हजार्ड गैसेज हैं, ठीक है। वो हजार्ड गैसेज क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं। एटमॉस्फेयर में ओजोन मौजूद है, ओजोन O3 इसका फार्मूला है। एटमॉस्फेयर में ओजोन मौजूद है। अब ये क्या करती हैं, जो हजार्ड गैसेज जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये हजार्ड गैसेज हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ से ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। ओजोन एक लेयर है, इस तरह से ओजोन एक लेयर है। अब वो क्या करती है, ओजोन का काम यह है कि सूर्य से आने वाली हजार्ड रेज को जो नुकसानदेह उनको रोकती है, ठीक है। अब जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो जाने के बाद ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती हैं और इसको स्प्लिट कर देती हैं। स्प्लिटिंग करने के बाद क्या होता है जी, ओजोन में होल्स हो जाते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं। होल्स क्रिएट होने की वजह से जो सूर्य से आने वाली नुकसानदेह रेडिएशंस होती हैं वो डायरेक्टली जमीन तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करती है, ओजोन की स्प्लिट करती है, इसकी तह को कमजोर कर देती है। कमजोर करने की वजह से क्या होता है, बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्किन का कैंसर, उसके बाद आई डिसीज पैदा होती हैं, बहुत सी आंखों की बीमारियां पैदा होती हैं जब ये रेडिएशन जल्द पर पड़ती हैं, तो जल्द की बीमारियां काज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या कर रही है, ओजोन स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन जमीन तक पहुंच रही है। जमीन तक पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये किस वजह से है, इस वजह से ओजोन लेयर तबाह हो रही है। तबाह होने की वजह से जो सूर्य की रेडिएशन होती है वो जमीन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, उसका मुशाहिदा, उसका तजिया करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, कैसे, बाय सेपरेशन। दो मेथड है इसमें, सेपरेशन मेथड और एनालिसिस, ठीक है। एक तो सेपरेट उसको करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको तजिया, उसका मुशाहिदा करते हैं। ऑफ सैंपल, सैंपल में कोई सैंपल है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, उस सैंपल की कंपोनेंट्स का तजिया करना है और उनको सेपरेट करना है, पता चलाना है कि उस कंपोनेंट में, उस सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है। अब ये डिपेंड, अब हमने डिस्कस किया है एनालिसिस। एनालिसिस अब दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है ये डिपेंडेंट होती है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने एक वो एग्जांपल लिए आ रहे हैं H2O, कि किन चीज़ों से मिलकर मैटर बना है, कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोज हुआ है। तो ये क्या है, क्वालिटी, हमें क्वालिटी बता रहा है। कंपोजिशन में हम क्वालिटी का पता चला रहे हैं कि कैसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें हम उसकी क्वांटिटी के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, हमने डिस्कस किया था C6H12O6, तो इसमें हम क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं कि जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं उनकी क्वांटिटी क्या है। जैसे कि इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम इनकी क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब ये जो प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। और इसका स्कोप जो है वो फूड में काफ़ी है, वाटर में क्लिनिकल एनालिसिस वगैरह होती है, फूड की एनालिसिस, वाटर की एनालिसिस होती है, और इन्वायरमेंट के बारे में भी हम इसके ज़रिए काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का एंड हुआ, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बेसिक डेफिनेशंस का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।